हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो उसकी वीडियो आ चुकी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए लॉन्ग लॉन्ग पीडीएफ्स को पढ़ रहे हैं। अलग अलग लोग उसके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं कहानी का कोई इतिहास बता रहा है, कहीं निबंध का इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, विधाओं का इतिहास नहीं पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। गद्य साहित्य या पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। तो थोड़ा सा संभल कर, और हम इसको शॉर्ट में कर लेंगे। और कुछ चीज़ें इसका पार्ट 2 हो सकेगा तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, वरना उसका पीडीएफ या थोड़ा सा सोर्स जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, अथवा मैसेज के थ्रू बताऊंगा कि क्या सर्च करके एटलीस्ट उतना पढ़ लो, है ना। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा जाएगा। जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना भी डिटेल्ड ही है एक्चुअल में। अभी ये है ना 10-15 पेजेस का पीडीएफ है, उस वो भी डिटेल्ड ही। अगर उतना भी आप कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर्ड हैं इस टॉपिक के लिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ अलग अलग जो आलोचक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उन्होंने कालों में बांटा और अलग अलग सोच बताई, है ना। तो हम दो लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये आलोचक बहुत प्रमुख आलोचक हैं। एक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, है ना। तो ये चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं उनको। इसलिए इनकी कही हुई बात, इनकी लिखी हुई बात आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बताते हैं कि हिंदी साहित्य है क्या। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है हिंदी साहित्य। मतलब जनता की चित्त में, हृदय में अथवा मन में जो प्रतिबिंब क्या हो गए हैं, संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, है ना, वही सब क्या है, हिंदी साहित्य। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य। साहित्य की परिभाषा तो नहीं है ये। थोड़ा सा जरूरी है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हिंदी साहित्य का विकास क्यों पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा तत्कालीन समाज व राजनीति की समझ समझ में आएगी। कहने का मतलब है उस समय किस तरह की रचना होती थी, उसके बाद किस तरह की रचनाएं हुई, उससे आपको समझ में आएगा कि उस समय का समाज कैसा था, है ना, राजनीति कैसी थी। और क्या पता चलेगा, और प्रवृत्तियों का। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव की तैयारी है ना, कि विकास के अध्ययन का महत्व क्या है। तो ऐतिहासिक बोध हो गया, प्रवृत्तियों का ज्ञान। आपको पता चलेगा ना कि भाषा किस तरह की यूज़ की गई है, कैसे कैसे धीरे धीरे लैंग्वेजेस में चेंज आए हैं, है ना। अपभ्रंश से खड़ी बोली तक का कैसे क्रमिक विकास हुआ। और सांस्कृतिक निरंतरता, लोक परंपरा और आदर्शों का जुड़ाव, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। देखिए, अब हिंदी साहित्य बहुत टाइम पहले से लिखा जाना शुरू हो चुका है, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। जैसे इंडियन हिस्ट्री को हमने एंशियंट, मीडिएवल और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री उसमें डिवाइड किया है, वैसे ही हम जो हिंदी साहित्य है उसको भी डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रयास किया इसने जॉर्ज गियर्सन ने, है ना। तो गियर्सन ने सबसे पहले प्रयास किया और उन्होंने जो सबसे पहला काल दिया, है ना, वीर गाथा या आदि काल या वीर गाथा काल को उन्होंने चारण काल कहा, है ना। क्या कहा? चारण काल, चारण भाटों का काल, जिसमें लोग अपने राजा महाराजा का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने काल विभाजन किया, किस हिसाब से किया। तो उनकी पद्धति जो थी वो विधेयवादी थी। मतलब जाति, वातावरण और क्षण विशेष को सोचते हुए। जाति मतलब वो जाति नहीं जो आप समझते हैं ना अभी। विभाजन आधार, मतलब विभाजन आधार क्या था, इन्होंने किस आधार पर विभाजित किया। तो प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रवृत्ति क्या है, वही भाषा से रिलेटेड है ना। और यह सोच क्या है, और ग्रंथों की प्रसिद्धि क्या रही। और इनका दृष्टिकोण क्या है, इतिहास परिस्थितियों की उपज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि परंपरा का निरंतरीय बोध। मतलब एक ही खास तरह की जो रचना है वो कितने निरंतर समय तक लिखी गई। और विभाजन का आधार क्या है इनका, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। मतलब पहले किस तरह की चिंतन की रचनाएं हुई होंगी, फिर किस तरह के चिंतन की, तो एक ही तरह की सोच वाली रचना है ना, उसका स्वाभाविक विकास कैसे हुआ, उस हिसाब से इन्होंने विभाजन का आधार रखा। इनका दृष्टिकोण क्या है, शुक्ल जी की क्षण विशेष थ्योरी का खंडन। मतलब जो ये क्षण विशेष थ्योरी दे रहे हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल जी, इसका खंडन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भी मत हैं भाई, मिश्र बंधु है, उन्होंने
आरंभिक काल, माध्यमिक काल में बांटा है। वहीं राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने संधि काल और चारण काल में बांटा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी का जो विभाजन है उसको पढ़ लेते हैं। इन्होंने ध्यान रखिए, इन्होंने संवत के आधार पर बांटा हुआ। संवत मतलब जो हमारा विक्रम संवत होता है ना, तो विक्रम संवत के आधार पर आज गुड़ी पड़वा भी है, तो नया संवत शुरू हो रहा है। तो जो ईयर है उसमें 57 ऐड करने से विक्रम संवत क्या हो जाता है, बन जाता है वो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार पार्ट्स में बांटा। आदिकाल मतलब सॉरी वीरगाथा काल, इन्होंने वीरगाथा काल कहा, और आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके हिसाब से समय कब रहा, 1050 से 1375 संवत। ठीक है, ईयर में करना हो तो ईयर में आप ऐसे कर सकते हो कि 993 से 1318 ईस्वी, है ना। तो इस तरह से बांटना चाहो तो बांट सकते हो, वरना आप ऐसे ही याद करिए इनको संवत में और इसको ईस्वी में। तो द्वितीय काल क्या है, द्वितीय काल है भक्ति काल, है ना, या पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं इसको। ये 1375 से 1700 तक रहा, और 1700 से 1900 तक रहा इनका मध्यकाल या रीतिकाल, और 1900 के बाद से अब तक रहा आधुनिक काल। क्या रहा, आधुनिक काल। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहला वाला आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। ध्यान रखिए ये रीतिकाल को जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। यहीं 1000 से 1350, फिर 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। बिल्कुल ईजी हैं, सीधे सीधे नंबर्स हैं। एक दो बार आप देखोगे तो आपका जो है आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो सबसे पहले जो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी थे, उन्होंने दोहरा नामकरण और दोहरा काल विभाजन प्रस्तावित किया था, यही संवत और सन के हिसाब से, है ना। और दोहरा नामकरण मतलब दो दो तरह के नाम। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आदिकाल को, जिसको वीरगाथा काल कौन कहते हैं, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। कब से कब शुरू हुआ है आदिकाल, 1050 से 1375 संवत तक। इस समय क्या है, इस समय राजपूत राजाओं का संघर्ष होता था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, है ना। 712 में हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब से तो भाई आक्रमण होना शुरू हो ही गए थे। तो आक्रमण का समय था, तो फिर होगा क्या, उस समय की जो रचनाएं होंगी वो आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के आधार पर लिखी गई होंगी। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया होगा उस समय। अब युद्धों का वर्णन होगा तो वीर रस आएगा। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा जब जो सोल्जर है मतलब सैनिक है अपनी पत्नी को छोड़कर जाएगा, तो संयोग वियोग इस तरह के श्रृंगार की प्रधानता होगी, है ना। और संकुचित राष्ट्रीयता, आपको पता है कि छोटे छोटे भागों में बटा हुआ होगा उस समय, है ना। हमारा देश तो था नहीं उस समय, तो राष्ट्रीयता कैसी थी, संकुचित थी। भाषाएं क्या यूज की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय की जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल भाषा। पिंगल सुनने में थोड़ा अच्छा है ना, वो गाना है पिंगाली पौनी, मतलब कोमल श्रृंगार वाली भाषा। और डिंगल भाषा कैसी रहती है, थोड़ी सी डिंगल। हमारे यहाँ डिंगल मतलब डिगला मतलब पत्थर को बोलते हैं, तो डिंगल को याद कर लेना, डिगला पत्थर, पत्थर है मतलब कर्कश, वीर रस के लिए, है ना। तो डिंगल पिंगल भाषा का यूज होता था। और प्रमुख साहित्य क्या क्या लिखे गए थे भाई, रासो साहित्य, सिद्ध और नाथ, है ना। सिद्ध ध्यान रखना 84 है, यही प्रश्न आ सकते हैं, और नाथ हैं हमारे 9। प्रमुख लेखक इस समय के थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, और नरपति नाल, जिन्होंने बीसल देव रासो लिखी। और कुछ विश्लेषणात्मक तथ्य क्या है, शुक्ल का मत है कि ये अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का समय था। तो अनिर्दिष्ट का मतलब क्या है, निर्दिष्ट का मतलब होता है जो चीज निश्चित हो, नियत हो। अनिर्दिष्ट मतलब जो चीज नियत ना हो, निश्चित ना हो। तो निश्चित लोक प्रवृत्ति, लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, नहीं थी, निश्चित नहीं, है ना, अनिश्चित थी। द्विवेदी जी कहते हैं अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल रहा है। इस समय आपको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, तो वो तो रह गई। माना जाता है कि जो प्रथम कवि हैं उस समय के वो हैं सरहपा। कौन मानते हैं, राहुल शंकरात्यायन जी कहते हैं ना, ये भी लेखक ही हैं। अब बहुत हुई राजाओं की चापलूसी, राजाओं की चाटुकारी। अब शुरू हुआ इसके बाद पूर्व मध्यकाल, और जिसको हम कहते हैं भक्ति काल। भक्ति का समय शुरू हो गया। क्या कारण रहा, उदय का कारण क्या रहा, शुक्ल जी कहते हैं पराजित हिंदू जनता की निराशा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी जनता है उस पर विदेशियों का कब्जा हो गया था, विदेशी मुस्लिम आक्रमण हुआ,
तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू जनता निराश हुई, तो अब भाई किसकी ओर भागेगी, भगवान की तरफ भागेगी। और द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास, मतलब उनका 12 आना वैसा ही होता है, जैसे कहते हैं कि 16 आना सच है, तो कह रहे 99% वो तो होना ही था। धीरे धीरे कह रहे जो चिंतन परंपरा है वो विकसित होती जा रही थी, तो वैसा होना ही था। और ये क्या कह रहे हैं कि हिंदू जनता पराजित हो गई थी, उसकी निराशा का कारण था। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, ये इसे लोक जागरण काल कहते हैं। ग्रियर्सन जी इसे स्वर्ण युग कहते हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। अब भक्ति काल में दो तरह की भक्ति हुई, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, है ना। सगुण भक्ति माने गुण के साथ जो भगवान को मानते हैं, है ना, मतलब भगवान के आकार में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब जो किसी जिनके हिसाब से भगवान का आकार नहीं है, जिनके हिसाब से भगवान का नाम नहीं है, उनको मानते हैं, है ना। तो निर्गुण भक्ति के कवि कौन कौन से हैं। निर्गुण भक्ति में भी दो तरह की शाखा है, ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान के हिसाब से ज्ञान को प्रमुख मानते हैं, और प्रेमाश्रयी जो प्रेम को प्रमुख मानते हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी कौन कौन थे, कबीर और रैदास, है ना। वो उसी तरह की बातें करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, वो तो सब चीज़ों का ही विरोध करते थे एक तरह से। तो वो ज्ञान के बेसिस पर भक्ति करते हैं। और प्रेमाश्रयी जो प्रेम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, मंजन कुतुबन हो गए, है ना। तो ये ईश्वर की प्राप्ति करना है इनको अगर, तो ये कह रहे प्रेम करना बहुत आवश्यक है। वहीं सगुण भक्ति, तो दो तरह की उस समय भक्ति चली, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रमुख जो उसके प्रणेता रहे तुलसीदास जी, है ना, और कृष्ण भक्ति के सूरदास और मीराबाई। अब आपको खुद पता है कि जो राम जी थे वो मर्यादा के लिए जाने जाते थे, लोगों का कल्याण करने के लिए, है ना। तो उसमें उसी तरह की चर्चा हुई है। और जो सूरदास मीराबाई जी हैं, वो उनकी लीलाओं का गान करते थे, है ना, मधुरता, उससे रिलेटेड रचनाएं हैं। अब आते हैं तीसरे काल पर। तीसरा काल जो रीतिकाल, क्या है, रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1700 से 1900 संवत, है ना। और अगर ईयर में ईस्वी में पूछा होता द्विवेदी जी के हिसाब से, तो 1650 से 1850। इन सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है भाई, उस समय सामंती व्यवस्था थी, मुगल दरबारों का पतन होता जा रहा था, विलासिता, है ना, तो बढ़ती जा रही थी। और उदय का कारण क्या है, जो दरबारी जनता है उसकी भी श्रृंगारिक रुचि बढ़ गई थी, है ना। ये ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। जो जनता है उसकी श्रृंगारिक रुचि बढ़ गई थी, तो वो प्रेम वाले इन सब चीज़ों वाले रिलेटेड रचनाएं ज़्यादा करेगा, है ना। और द्विवेदी जी कहते हैं लक्षण ग्रंथों की परंपरा बढ़ गई थी। अब लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, तो लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जो काव्य के लक्षणों की क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। काव्य के लक्षण मतलब रस, छंद और अलंकार, इनके लक्षण बताते हैं। ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने, मतलब लक्षण ग्रंथ की परंपरा क्यों रही होगी, क्योंकि दरबारी जनता की श्रृंगारिक रुचि बढ़ गई थी। मतलब जो कवि थे एक्चुअल में, वो सामान्य जनता को भी लिखना सिखाना चाह रहे होंगे कि कैसे आप कविताएं क्या करोगे, है ना। तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना कि रस कैसे काव्य में डाला जाता है, छंद किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो इसमें होता था लक्षण ग्रंथ क्या होते थे, जो ये बताते थे कि पहले बताएंगे कि कौन सा रस क्या होता है, फिर एग्जाम्पल देते थे कि कैसे इसको यूज करना है, वो लक्षण ग्रंथ होते थे। तो लक्षण ग्रंथों की परंपरा बनी, ऐसा कौन बोलते हैं, द्विवेदी जी। रीति काल में भी तीन तरह की रचनाएं हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और जो रचनाएं करने वाले थे वो उसी तरह के कवि कहलाए, है ना। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध क्या, जो वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे, उदाहरण भी देते थे, है ना, वो कहलाते थे रीतिबद्ध कवि, जो पूरी तरह से रीति से बद्ध। केशवदास और देव जी। रीति सिद्ध क्या है, जिनको रीति का ज्ञान तो पूरा था लेकिन उन्होंने लक्षण नहीं लिखे। जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी, तो लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे, ये रीति सिद्ध हुए। और रीति मुक्त कवि कौन हुए, जिन्होंने स्वच्छंद, प्रेम, विरह और रूढ़ियों का बहिष्कार किया, है ना। जैसे घनानंद हो गए, और मतलब स्वच्छंद, प्रेम पर, विरह पर क्या लिखा, अपने ग्रंथ लिखे, अपनी रचनाएं लिखी, और रूढ़ियों का बहिष्कार किया। जैसे घनानंद हो गए, बोधा हो गए, ये सारे लोग रीति मुक्त कवि थे। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, कौन, शुक्ल। क्यों, क्योंकि ये मानते हैं कि इनमें कवि हृदय का अभाव था। रीति काल के वास्तविक प्रवर्तक चिंतामणि
कौन कहते हैं? शुक्ल। शुक्ल ये कहते हैं कि केशवदास में तो भाई कवि हृदय का अभाव था, और असल में प्रवर्तक जो है रीतिकाल के वो तो चिंतामणि है। अब आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल जो है वो संवत 1900 से अब तक है। मूल चेतना क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव था, प्रेस का विकास था, नवजागरण, है ना। अब ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल के ये सारे पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें इसको भी 5 भागों में बांटा गया है, देखिए आप, है ना। तो सबसे पहला है भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 चला। इसमें गद्य का विकास हुआ, नवजागरण के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, मतलब इस युग को कहा जाता है। फिर आया द्विवेदी युग, है ना, दूसरे नंबर पे इसलिए द्विवेदी। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा खड़ी बोली का परिमार्जन किया गया। परिमार्जन मतलब उसको रिफाइन किया, पॉलिश किया, और आदर्शवाद आया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया छायावाद। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया, वही उसी टाइम पे प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, ये सब चले, है ना। इन चारों को कुछ बोला भी जाता है ना, छायावाद का प्रमुख कुछ शब्द यूज किया जाता है, अभी एकदम से मेरे मन में नहीं आ रहा। प्रमुख छायावादी कवि हैं ये चार, है ना, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसके बाद आया प्रगतिवाद, और प्रगति के बाद आया प्रयोगवाद। क्या आया? प्रयोगवाद। प्रगतिवाद में मार्क्सवादी चेतना आ गई, यथार्थवाद, ये तो आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो इस टाइम पे प्रमुख जो लेखक कवि जो थे वो कौन थे? नागार्जुन। और लास्ट में आया प्रयोगवाद, है ना। तार सप्तक से प्रारंभ हुआ, शिल्पगत नवीनता, और इसके जो प्रयोगवादी जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। आधुनिक काल को गद्य काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस टाइम का प्रथम प्रामाणिक उपन्यास, हो सकता है उसके पहले लिखा गया हो, लेकिन प्रामाणिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु। अब मैंने कुछ आपको रचनाओं, लेखक, कवि, काल और उसकी विधा की आपको एक लिस्ट बना के दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि किसने कौन सी लिखी है ना। पृथ्वीराज रासो ने जो लिखी है वो चंद्रवर दाई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो को, आदिकाल के टाइम पर ये एक महाकाव्य है। बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखी है, आदिकाल के टाइम पे ये रास काव्य है ना, श्रृंगारिक। दोहा कोश सरहापा ने लिखी आदिकाल के टाइम पे। ये सिद्ध साहित्य है, वो भी एक टाइप का मुक्तक। मुक्तक और प्रबंध काव्य क्या होते हैं? मुक्तक काव्य मतलब सिंपल सी बात है, जिसमें मान लीजिए किसी ने 2 स्टैंजा लिखे, दोनों स्टैंजा आपस में स्वतंत्र हैं, मतलब इसमें लिखी हुई बात और इसमें लिखी हुई बात का कोई संबंध नहीं है आपस में, है ना। तो वो मुक्तक हो गए, फ्री हो गए। और प्रबंध मतलब जो बंधे हुए हैं, जैसे रामायण पूरी की पूरी रामचरितमानस है, वो प्रबंध काव्य है, इसलिए है। जो महाकाव्य होते हैं और खंड काव्य होते हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट्स होती हैं पूरी पूरी, वो जनरली प्रबंध काव्य में ही होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कृष्ण का, जैसे मान लीजिए गीता है, तो अब गीता में से आप बीच का कोई श्लोक उठाओगे तो पीछे का कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा, है ना। सिंपल सी बात है, हर अगली लाइन का कॉन्टेक्स्ट है पीछे, तो वो प्रबंध काव्य हो गया। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक लाइन का और दूसरी लाइन का आपस में कोई संबंध ही नहीं बन रहा, वो मुक्तक काव्य हो गया। फिर कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है ना, उसके अंदर बीजक के भी 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रमेनी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, और ये प्रेमाख्यानक है। रामचरितमानस आपको पता है, सूर सागर भी पता है। ऐसे ही केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का। देखिए एक बात जो ध्यान रखिए, यहाँ भली एक एक रचना है, यहाँ जो लेखक या कवि दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम सर्च कर करके इनकी 3-4 रचनाएं जरूर देख लीजिएगा, है ना। जयशंकर प्रसाद का नाम भी, मुंशी प्रेमचंद, ये तो इनकी बहुत फेमस फेमस मैंने लिख दी है। अब जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद हैं, ये झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चित्राधार, ऐसी 5-6 तो मुझे ऐसी बचपन से याद थी। ऐसी मुंशी प्रेमचंद की हो गई, है ना। तो और हमारे प्रसाद जी, पंत जी, है ना, इन सब की ध्यान रखिए, इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी रचना है बस, इनका नाम सर्च कर लेंगे तो आपको दिख जाएगी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, कम से कम इतना तो आपको करना ही है। एक बार फिर जो दोबारा हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले विषय वस्तु क्या है? तो आदिकाल की विषय वस्तु है युद्धों का वर्णन और आश्रयदाता की स्तुति करना। भक्ति काल का ईश्वर की भक्ति करना, रहस्यवाद को लिखना, लोक मंगल के बारे में। फिर रीति काल की विषय वस्तु क्या है? दरबारी श्रृंगार और नायिका भेद। और हमारा आधुनिक काल की विषय वस्तु है राष्ट्रीयता, यथार्थवाद, सामाजिक सुधार। भाषा क्या है? उस समय डिंगल पिंगल अपभ्रंश भाषा। भक्ति काल में आ गई अवधि भाषा, ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी। अब भक्ति काल में ध्यान रखो, सदुक्कड़ी कौन लिखेगा? हमारे कबीर जी, है ना। अवधि, ब्रज, इन सब में किसने लिखा है? हमारे सूरदास जी ने लिखा, और कौन थे? अपने तुलसीदास जी ने। और इसके अलावा
ये जो रीतिकाल है इसमें परिमार्जित ब्रज भाषा का यूज हुआ, थोड़ा सा रिफाइंड, है ना। और आधुनिक काल में खड़ी बोली, गद्य और पद्य दोनों। फिर क्या आया, काव्य रूप। उस समय रासो काव्य लिखे गए जो कि मेनली प्रबंध होते थे, बाकी कुछ तरह के मुक्ता के भी लिखे गए। भक्ति काल में प्रबंध काव्य बहुत लिखे गए, महाकाव्य खंड काव्य, है ना। गेय पद, भगवान के लिए गान लिखे गए, लीला गान, दोहे लिखे गए। वैसे ही रीति काल में मुख्य रूप से मुक्तक लिखे गए और प्रमुख जो हैं वो सवैया थे। और आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, मतलब एक तरह से आधुनिक काल से ही गद्य साहित्य की शुरुआत हुई। मतलब पहले पद्य आया और बाद में गद्य आया। सामाजिक चेतना, उस समय तो भाई ज़्यादा सामाजिक चेतना थी नहीं। भक्ति काल में आध्यात्मिक चेतना आई, रीति काल में बहुत विलासिता हो गई और सामाजिक चेतना का तो पतन हुआ। और आधुनिक काल में तो लोकतांत्रिक और मानवतावादी दृष्टिकोण आया, ये बिल्कुल नया है। फिर ये तो छोड़ दो इस प्रश्न को। रीतिकाल उदय का कारण संस्कृत लक्षण ग्रंथ, किसने कहा, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी है, रामविलास शर्मा ने। किसको, भक्ति काल को, है ना। पूरा प्रश्न नहीं आया भक्ति काल को। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल। दोहा कोश का संबंध किससे, सिद्ध साहित्य से। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, कौन नहीं है ना, तो हमारे बिहारी हैं क्योंकि वो रीति सिद्ध हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने किसको इम्पोर्टेंट माना उस समय, चिंतामणि को। फिर इसके अलावा क्या, पहली सूफी रचना कौन है शुक्ल जी के अनुसार, मृगावती। खड़ी बोली गद्य का सर्वाधिक परिमार्जन किसने किया है, इसने पॉलिश किया उसको, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग में सेकंड नंबर पे, है ना, भारतेंदु युग के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आला खंड किसने लिखा है, परमाल रासो ने। कवि वचन सुधा, ये तो भूल जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी भूल जाओ। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा, गद्य काल कहा। 12 मासा किसने लिखी, बीसलदेव रासो ने, ये भी याद रखिएगा। विशिष्ट द्वैत वाद के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिए, देखिए राम जी के जो गुरु थे वो कौन थे, वशिष्ठ। तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, है ना। नकेनवाद का समानांतर प्रयोग प्रयोगवाद में, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय तो मुझे याद नहीं आ रहा नकेनवाद, इसको जरा आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये पढ़ा हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा नीति क्या है, हिंदी, ये तो छोड़ दो। हिंदी का प्रथम गद्य उपन्यास प्रामाणिक, है ना, परीक्षा गुरु। लोक धर्म शब्द का सर्वाधिक प्रयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल ने जो है वो वीर गाथा काल बोला उस समय पे, क्योंकि 12 ग्रंथ वीर गाथा पे लिखे गए थे, है ना। तो उस वजह से वीर गाथा काल उतना प्रामाणिक नहीं है, बल्कि आदिकाल ज्यादा सर्वमान्य है, द्विवेदी जी का, है ना, यहाँ हार गए। और भक्ति काल में शुक्ल जी बोल रहे पराजित हिंदू जाति को हताशा, और द्विवेदी जी कह रहे हैं लोक परंपरा का 12 आना विकास। फिर रीति काल की धाराएं, बद्ध, सिद्ध और मुक्त, ध्यान रखिएगा। कबीर की जो भाषा है वो कैसी है, सदुक्कड़ी। नव जागरण काल जो है वो भारतेंदु युग को कहा गया, वहां से खड़ी बोली गद्य का विकास शुरू हो गया। इस वाले जो हमारा पोर्शन में इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव आने भी नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप फोकस मत करिए इस वाले टॉपिक में। जो मैंने आपको बताया है उतना डिस्क्रिप्टिव उसी में से आ सकता है, कि मान लीजिए भक्ति काल में किस तरह की रचनाएं लिखी गई, आदिकाल में किस तरह की, या फिर चार कौन कौन से भागों में बांटा गया। तो जितना मैंने आपको ये कंटेंट दिया है उतना मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ और याद रख लेना, जिन जिन कवि लेखकों का नाम उस लिस्ट में है ना, उनकी थोड़ी सी रचनाएं और देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए बस। और बाकी इस PDF में से काम बन जाना चाहिए, चाहे डिस्क्रिप्टिव है चाहे MCQ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ ज़रूरत लगेगी तो हम दूसरी वीडियो में उसको आपको कवर करा देंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।